नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट के अंदर संज्ञानात्मक विकास की, और संज्ञानात्मक विकास के अंदर हमने पढ़ा कि संज्ञानात्मक विकास के ऊपर सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो जीन पियाजे ने किया था। और जीन पियाजे ने एक बालक के मानसिक विकास के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण माना और उसके साथ साथ उसने अपना एक सिद्धांत दिया, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए अपना सिद्धांत दिया। और सिद्धांत के अंदर उसने मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई एक बालक की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कौन सी अवस्था के बारे में अध्ययन किया? वो अवस्था थी हमारी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था की हमने बात की, तो जो दूसरी अवस्था थी वो कौन सी थी? हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी जो अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने, वो बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी बताई, जो अंतिम अवस्था इसने बताई थी, वो बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था थी वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक बताई, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक, और ये 7 से लेकर 12 वर्ष तक, और ये 12 वर्ष से 18 वर्ष या इससे ऊपर तक की अवस्था थी। इस अवस्था के अंदर बालक क्या कर रहा था? शारीरिक क्रियाएं कर रहा था। क्या कर रहा था? शारीरिक क्रियाएं कर रहा था। इस अवस्था में चिंतन का प्रारंभ होता है, परंतु चिंतन कैसा रहता है? अतार्किक चिंतन रहता है। कौन सा चिंतन रहता है? अतार्किक चिंतन रहता है। और इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है या बालक जो है वो तार्किक चिंतन करने लगेगा, तर्क करने लगता है। और ये जो अवस्था होती है वो हमारे मानसिक विकास की सर्वोत्तम अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था के अंदर मानसिक विकास जो है वो अपनी सारी सर्वश्रेष्ठता जो है वो प्राप्त कर लेता है, यानी स्वच्छ शिखर पर हमारा मानसिक विकास इस अवस्था के अंदर होता है। और इस अवस्था के अंदर हम अमूर्त चिंतन भी करने लग जाते हैं। कौन सा चिंतन करने लग जाते हैं? अमूर्त चिंतन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से, बौद्धिक शक्तियों के माध्यम से हम समस्या का समाधान करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा। अब जीन पियाजे का जब हमने सिद्धांत पढ़ लिया, उसके बाद जो इसका एक शिष्य था जिसका नाम था जेरोम ब्रूनर। क्या नाम था उसका? जेरोम ब्रूनर नाम था। देखिए, जेरोम ब्रूनर ने इसके सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत देते हुए, ध्यान से सुनना, अगला जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञानात्मक विकास। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? संज्ञानात्मक विकास हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। और संज्ञानात्मक विकास में आज हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की। किसके बात करेंगे? जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की हम आज बात करेंगे। देखिए, जेरोम ब्रूनर कौन था? जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। कौन था? ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। कौन था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। और साथ ही साथ ये कौन था? ये जीन पियाजे का क्या था? शिष्य था, यानी जीन पियाजे के साथ ही ये काम करता था। परंतु जैसे ही जीन पियाजे ने मानसिक विकास के, बालक के मानसिक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई, अपना सिद्धांत दिया, उसके विपरीत सिद्धांत इसने देते हुए इसने अपने सिद्धांत के अंदर एक बालक के मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। और ये तीनों अवस्थाएं जो थी वो किसके आधार पर थी? देखिए, थोड़ा सा अंतर है इनके सिद्धांत के अंदर। उसने कितनी अवस्थाएं बताई थी? जीन पियाजे ने बताई थी 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं। और ब्रूनर ने कितनी बताई? 3 अवस्थाएं।
ये जो चार अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी वो किसके आधार पर बताई थी? वातावरण के आधार पर। यानी कि एक बालक का मानसिक विकास किस पर डिपेंड करता है? उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने कही थी। परंतु जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा? जेरोम ब्रूनर ने बालक के मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं किसके आधार पर बताई थी? शिक्षा के आधार पर, शिक्षा और संस्कृति के आधार पर। किसके आधार पर? शिक्षा और संस्कृति के आधार पर इसने एक बालक के मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। और ये तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ये तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी थी? उसके अंदर सबसे पहली अवस्था आती है कौन सी? विधि निर्माण अवस्था। कौन सी थी? विधि निर्माण अवस्था। कौन सी थी? विधि निर्माण अवस्था, या हम इसे क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और साथ साथ हम इसे क्रिया निर्माण विधि भी कहते हैं। क्रिया निर्माण अवस्था भी कहते हैं। और ये तो हुए इसके हिंदी में नाम। और इसे प्यार से क्या कहा जाता है? इसे प्यार से क्या कहा जाता है? इसे प्यार से कहा जाता है इनएक्टिव स्टेज। कौन सा? इनएक्टिव स्टेज। क्या कहा जाता है? इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। देखिए कई बार प्रश्न के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा और वहां पे इंग्लिश में अगर नाम दे दिया जाए, कई बार क्या नाम बहुत हो सकते हैं। विधि निर्माण, विधि का मतलब होता है कानून, क्रियात्मक, ठीक है ना। तो इसके बहुत से नाम हिंदी में निकाले जा सकते हैं। उतने नाम हमें क्या पता, कई बार हमें कुछ नाम, कोई ऐसा नाम दे दे जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं हो। तो अगर हमें वो नाम अगर इंग्लिश में पता है उसके बारे में, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। पेपर में दोनों होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश में पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी विधि के बारे में, कौन सी अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश में नाम क्या है। इसका नाम है इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। जेरोम ब्रूनर की पहली अवस्था को क्या कहा जाता है? इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है, जिसे हम क्रियात्मक अवस्था, क्रिया निर्माण अवस्था और विधि निर्माण अवस्था के नाम से जानते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो कब से लेकर कब तक होती है? तो याद कीजिए जेरोम ब्रूनर जीन पियाजे की अवस्था को। जीन पियाजे ने जो अपनी पहली अवस्था बताई थी संवेदीगामक अवस्था, वो संवेदीगामक अवस्था कितने समय तक की थी? 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। और ये जो अवस्था होगी वो भी कितने वर्ष तक की होगी? 0 से लेकर 2 वर्ष तक होगी। कब तक होगी? 0 से 2 वर्ष तक होगी, ठीक है ना। विस्तार से पढ़ेंगे एक एक अवस्था के बारे में कि कैसे कैसे विकास होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था, जेरोम ब्रूनर ने एक बालक के मानसिक विकास की जो दूसरी अवस्था बताई, जो दूसरी अवस्था बताई वह कौन सी थी? प्रतिमात्मक अवस्था। कौन सी थी? प्रतिमात्मक अवस्था। कौन सी थी? प्रतिमात्मक अवस्था। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्रतिबिंबात्मक। इसे हम छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है कि प्रतिमा, प्रतिमा क्या होती है? फोटो। प्रतिबिंब, फोटो को प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना छाया प्रति फोटो, तो छाया प्रति भी क्या है? फोटो है। तो ये क्या होगी? इसे हम इंग्लिश में अगर नाम दे तो इसका नाम क्या होगा? आइकोनिक स्टेज। इकोनिक स्टेज बोला जाता है इसे, इकोनिक स्टेज। क्या बोला जाता है? इकोनिक स्टेज कहा जाता है। देखिए इकोनिक स्टेज जो होती है वो किस पे आधारित होती है? वो प्रतिमा पर आधारित होती है, छाया प्रति पर आधारित होती है, प्रतिबिंब पर आधारित होती है, बिंब पर आधारित होती है। किसी वस्तु का बिंब यानी कि उसकी फोटो, फोटो पर आधारित होती है, इसीलिए बोला जाता है इसे इकोनिक स्टेज कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। कब से लेकर? 2 से 7 वर्ष तक। अब वापस से जीन पियाजे का सिद्धांत याद कीजिए। जीन पियाजे ने अपनी पहली अवस्था क्या बताई? संवेदी पेशीय अवस्था।
कौन सी बताई? संवेदी पेशीय। दूसरी बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी बताई मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी क्या बताई थी इसने? औपचारिक संक्रियात्मक। ये अवस्था थी 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ये थी 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ये 7 से लेकर 12 वर्ष तक, और ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो अब देखिए थोड़ा सा, दूसरी जो अवस्था थी प्रतिमात्मक अवस्था जेरोम ब्रूनर की, वो कितने वर्ष तक है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। तो ये किसके समान होगी? ये होगी जेन प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? जीन प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आधार पर। और जिसने अंतिम अवस्था कौन सी बताई जेरोम ब्रूनर ने? तो जेरोम ब्रूनर ने जो अंतिम अवस्था बताई थी वह बताई थी प्रतीकात्मक अवस्था। कौन सी? प्रतीकात्मक अवस्था। इसे हम प्रतीकात्मक अवस्था को हम क्या कहते हैं? संकेत आधारित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? संकेत आधारित अवस्था भी कहते हैं। इसे हम चिन्ह आधारित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? चिन्ह आधारित भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम के आधार पर हम अनेकों नाम निकाल सकते हैं ना। प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? चिन्ह तो होता है, प्रतीक ही संकेत होता है, और चिन्ह आधारित हम इसे कह सकते हैं। ठीक है ना। और इसे अगर इंग्लिश में बात की तो प्रतीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। किसी के चिन्ह को हम क्या कहते हैं? उसका सिंबल। इंग्लिश में हम सिंबल यूज करते हैं, सिंबल वर्ड यूज करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। कौन सी स्टेज कहते हैं? सिंबॉलिक स्टेज। क्या कहते हैं हम? सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। ठीक है ना। तो जो अंतिम अवस्था थी, देखिए जेरोम ब्रूनर ने अपनी 3 अवस्थाएं बताई, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई। तो जीन प्याजे की जो 2 अंतिम अवस्थाएं थी 7 से लेकर 12 वर्ष तक और 12 से लेकर 18 वर्ष तक, इन दोनों अवस्थाओं को इसने क्या कर दिया? इकट्ठा करते हुए एक अवस्था बताई जो कब से कब तक थी? 7 से लेकर कब तक थी? 18 वर्ष तक। सॉरी 18 नहीं, 7 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक इसने अवस्था बताई, अंतिम अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं के अंदर अपना मानसिक विकास बालक का क्या होता है? पूरा होता है। किसके अनुसार? जेरोम ब्रूनर के अनुसार। अब इन अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे इनमें विकास बताया उसने जेरोम ब्रूनर ने। तो देखते हैं सबसे पहली अवस्था। सबसे पहली अवस्था की हम बात करेंगे तो पहली अवस्था हमारी कौन सी है? विधि निर्माण अवस्था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विधि निर्माण अवस्था की। तो सबसे पहले आती है हमारी विधि निर्माण अवस्था। क्या कहते हैं हम इसे? इकोनिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनिक स्टेज। हम बात करेंगे इकोनिक स्टेज की। तो इकोनिक स्टेज जो होती है वो किसके आधार पर है? सबसे पहले तो हमें ये याद रखनी है, जीन प्याजे की संवेदी पेशीय अवस्था के आधार पर है। किसके? संवेदी पेशीय अवस्था के समान है। तो अगर संवेदी पेशीय अवस्था के समान है तो जीन प्याजे ने अपनी संवेदी पेशीय अवस्था में क्या बताया कि इस अवस्था के अंतर्गत एक बालक केवल और केवल क्या करता है? गामक क्रियाएं करता है। क्या करता है? गामक क्रियाएं। और गामक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्यार से हम कहते हैं शारीरिक क्रियाएं। क्या कहते हैं हम इसे? शारीरिक क्रियाएं। क्या कहते हैं? शारीरिक क्रियाएं। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार भी क्या होता है? इस विधि निर्माण अवस्था में एक बालक जो है वह क्या करता है? केवल और केवल क्या करता है? शारीरिक क्रियाएं करता है। और हम इस अवस्था के अंदर कह सकते हैं कि बालक अपनी संवेदनाओं व ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अपने व्यवहार का निर्माण का आधार तैयार करता है। व्यवहार निर्माण का आधार तैयार करता है। तो बालक की संवेदनाएं और उसकी ज्ञानेंद्रियां उसके व्यवहार का क्या करती है? निर्माण करती है। व्यवहार का क्या करती है? निर्माण करती है।
यानी कि संवेदनाएं और ज्ञानेंद्रियां जितनी भी है उसकी, वो सभी क्या होगी इस अवस्था में सक्रिय होना शुरू होगी। तो केवल, और इसमें क्या होगा, इस अवस्था में बालक वातावरण में रहते हुए केवल क्या करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, लपकना, ठीक है ना, चलना फिरना और दौड़ना, इन सभी क्रियाओं को वो क्या करता है, इस अवस्था के अंतर्गत करता है। ठीक है ना, इस अवस्था के अंतर्गत वह करता है। दूसरी बात, इस अवस्था के अंदर भाषा और मानसिक क्रियाओं का कोई योगदान नहीं होता। भाषा वह मानसिक क्रियाओं का कोई योगदान नहीं होता, मानसिक क्रियाओं का योगदान नहीं होता, मानसिक क्रियाओं का योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि बालक की कौन सी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय है, शारीरिक ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि बालक इसमें क्या कर रहा है, शारीरिक क्रियाएं कर रहा है। तो शारीरिक क्रियाओं के अंदर मानसिक क्रियाएं प्रभावित नहीं करती शारीरिक क्रियाओं को। तो बालक मानसिक रूप से परिपक्व है ही नहीं, उसकी मस्तिष्क उसका काम नहीं कर रहा है अभी उसका मस्तिष्क जो है वो लिफाफे में क्या है, बंद है। अब वो धीरे धीरे उस लिफाफे से उस रेपर को क्या है वो हटा रहा है, हटाते हटाते वो अगली अवस्था में जाकर उसको पूर्ण रूप से हटा लेगा। तब तक वो क्या करेगा, केवल क्या करेगा, शारीरिक क्रियाएं करेगा, जैसे चलना, किसी वस्तुओं को देखकर उसे पकड़ना। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो रहता है, जो मतलब शेषावस्था के अंदर उस बालक का जन्म हुआ है, 2 साल तक का जो बच्चा है, वो क्या करता है, वो सोचता कुछ नहीं है, वह केवल क्या करता है, किसी भी वस्तु को अगर आपने उसको मोबाइल फोन उसको हाथ में दिया तो उसको झट से वो मुंह में लेने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा सभी चीजें क्या है उसके लिए वो खाने की चीज है। कोई भी चीज आप तो उसको दोगे वो मुंह में लेगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि ये चीज क्या है और ये चीज किस काम आती है। वो उसे लगेगा कि ये चीज सारी क्या है, खाने की। केवल क्या होगा, उसकी शारीरिक क्रियाएं क्या होगी, प्रभावित होगी, शारीरिक क्रियाएं क्या होगी, सक्रिय होगी इस अवस्था के अंतर्गत। भाषा और मानसिक विकास बिल्कुल भी क्या नहीं होता इस अवस्था के अंदर, सक्रिय नहीं होता। कोई भाषा नहीं बोलता है, कोई मानसिक विकास से कुछ भी नहीं सोचता है वो इस अवस्था के अंतर्गत। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक के अंदर उसकी संवेदनाएं और ज्ञानेंद्रियों के निर्माण, देखिए संवेदनाओं और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर व्यवहार निर्माण का आधार तैयार करता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी कि संवेदनाओं और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अपने की विधि के निर्माण के आधार पर अपने व्यवहार का क्या करता है, निर्माण वह करता है। ठीक है ना। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो दूसरी अवस्था के अंतर्गत ये अवस्था किसके आधार पर थी, संवेदी पेशीय अवस्था के समान थी। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो दूसरी अवस्था आती है आपकी कौन सी, प्रतिमात्मक अवस्था। कौन सी आती है, प्रतिमात्मक अवस्था। देखिए प्रतिमात्मक अवस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है, तो ये जो अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है और इसे हम बोलते हैं इकोनिक स्टेज कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे इकोनिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इकोनिक स्टेज। तो देखिए इस अवस्था के अंदर क्या होगा, ये प्रतिमा आधारित अवस्था होती है। इसमें प्रतिमाओं का महत्व होता है, छायात्मक छायाप्रतियों का महत्व होता है, प्रतिबिंब का महत्व होता है, फोटोज का महत्व होता है, चित्र का महत्व होता है। तो चित्र आधारित अवस्था भी ये होती है। कौन सी होती है, चित्र निर्माण, इमेज फॉर्मेशन अवस्था भी इसे हम कहते हैं। एक और याद रखना, इसे हम इमेज फॉर्मेशन अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन स्टेज जो है वो कौन सी है आपकी, ये है इकोनिक स्टेज। इकोनिक स्टेज का मतलब इस अवस्था के अंदर हमारे चित्र का क्या होता है, निर्माण होता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इस अवस्था के अंदर क्या निर्माण होता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कॉन्सेप्ट। और संप्रत्यय को हम चित्र भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, इमेज भी कह सकते हैं। तो चित्र और इमेज का तैयार होना किस अवस्था के अंतर्गत होता है, तो वो प्रतिमात्मक ये अवस्था के अंतर्गत होता है। इस अवस्था में बालक जो है वो मूर्त अवधारणाओं को चित्र निर्माण द्वारा, यानी कि इस अवस्था में बालक क्या करेगा, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर, यानी कि जो वस्तुएं उसके सामने है, यानी कि मूर्त चिंतन के आधार पर क्या करेगा, मूर्त चिंतन के आधार पर वस्तुओं का क्या करेगा, संप्रत्यय का निर्माण अपने मस्तिष्क में अब करने लगेगा।
मूर्त चिंतन के आधार पर संप्रत्ययों का निर्माण किस अवस्था के अंतर्गत होता है? तो प्रतिमात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। किसके अनुसार होता है? तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार होता है। बात समझ में आई? और इस अवस्था के अंदर एक बालक जो है वो भाषा का प्रयोग करने लगेगा। भाषा का क्या करने लगेगा? प्रयोग। और उसकी मानसिक शक्तियां क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर अब क्या बनने लगा है? संप्रत्यय बनने लगा है, इमेज बनने लगी है। और इमेज का बनना क्या होता है? इमेज बनाएगा किस प्रकार से, किस आधार पर? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर इमेज का निर्माण करेगा। यानी कि प्रत्यक्षीकरण हो रहा है तो वो कौन सा चिंतन कर रहा है? वो चिंतन कर रहा है मूर्त चिंतन कर रहा है, अमूर्त चिंतन नहीं कर रहा है। जहां प्रत्यक्ष शब्द आ जाए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो चीज आपके सामने है। तो प्रत्यक्ष का मतलब अगर चीज सामने है तो चिंतन कौन सा होगा? मूर्त चिंतन होगा। तो प्रतिमात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन के आधार पर क्या करता है? एक बालक संप्रत्यय का निर्माण करता है और क्या करता है? अपने इमेज, एक वस्तुओं की, विषय वस्तुओं की इमेज अपने मस्तिष्क में निर्माण करता है और साथ में भाषा का प्रयोग इस अवस्था के अंतर्गत होने लगता है। ठीक है ना? और तो इस अवस्था को इस आधार पर भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि बालक में क्या होगा? चित्र, संप्रत्यय बनेगा। सबसे पहली बात तो संप्रत्यय। और संप्रत्यय के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि इस अवस्था में जो अट्रैक्टिव चीजें जो होती है ना, जो अट्रैक्ट करती है बालक को अपनी तरफ, ठीक है ना, जो खींचती है उसको, उन चीजों की ओर वो ज्यादा सक्रिय रहेगा। क्या? जैसे कि आपने देखा होगा कि इस अवस्था की उम्र कितनी होती है? करीबन 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो 2 से 7 वर्ष को किसी भी बालक को पकड़कर देख लेना कि वो बालक जो होगा ना, वो जैसे मार्केट में अगर आप उसको कोई खिलौना दिलाओगे तो वो कौन सा खिलौना पसंद करेगा, ये भी नोटिस कर लेना। वो क्या करेगा कि रिमोट से चलने वाली जो कारें होती है, चमचमाती कारें जो होती है, या कुछ रोशनी, ज्यादा रोशनी करने वाली जो चमचमाती अट्रैक्टिव चीजें जो होती है, उन चीजों को वो क्या करेगा? पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है? उसका मानसिक विकास बहुत ज्यादा सक्रिय होता है और क्या करता है? इस अवस्था के अंदर इमेज तैयार होती है और इमेज अट्रैक्टिव रूप में तैयार होती है। प्रत्यक्ष रूप में जो चीज उसको अच्छी लगेगी, उसको देखने पर वही चीज वो उसको हासिल करना चाहेगा। तो आपको पता है 2 अवस्थाएं हमने पढ़ ली है। पहली अवस्था हमने विधि निर्माण अवस्था पढ़ी, दूसरी प्रतिमात्मक अवस्था पढ़ी। आशा करता हूं दोनों आपको समझ में आई होगी कि विधि निर्माण अवस्था में केवल और केवल क्या होता है? शारीरिक क्रिया होती है, क्योंकि इसे हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें क्रियात्मकता का महत्व होता है। क्रियात्मकता का महत्व का मतलब शारीरिक क्रियाओं से होता है। और प्रतिमात्मक अवस्था में क्या होता है? प्रतिमा का निर्माण होता है, छाया का निर्माण होता है, चित्र का निर्माण होता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है और साथ साथ भाषा का भी प्रयोग इस अवस्था के अंदर बालक करने लगता है। और साथ साथ मानसिक विकास भी इस अवस्था के अंदर शुरू हो जाता है। मानसिक विकास का मतलब तो आप ये भी समझ सकते हैं कि संप्रत्यय बनेगा तो वो किस में बनेगा? वो मस्तिष्क में ही तो बनेगा। अगर मैं आपके सामने नाम लूं शेर, तो अब आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनी है कि शेर इस तरह से दिखता है, तो वो कहां बनी? वो मस्तिष्क में तो बनी है। मानसिक विकास आपका सक्रिय है तभी तो बनी। अगर मस्तिष्क ही काम नहीं करता तो इमेज नहीं बनती। मैं शेर बोलता रहता, आपको पता ही नहीं लगता किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो संप्रत्यय बना हुआ है उसका। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे इसकी अंतिम अवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी अंतिम अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो इस अवस्था में एक बात याद रखना कि 2 बातें याद रखना। एक तो प्रत्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यक्ष में मूर्त चिंतन जो होता है ना, ये जो अवस्था होती है प्रतिमात्मक अवस्था, ये प्रत्यक्ष में मूर्त चिंतन पर आधारित अवस्था होती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है ना? प्रत्यक्ष व मूर्त चिंतन पर आधारित जेरोम ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था होती है? तो वो प्रतिमात्मक अवस्था होती है। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे अगली अवस्था की, जो जेरोम ब्रूनर की अंतिम अवस्था है और जीन पियाजे की अंतिम 2 अवस्थाओं पर आधारित है। कौन कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसमें दोनों का मिश्रण पाया जाएगा। तो देखिए, अगली अवस्था की बात अगर हम करें तो अवस्था क्या है जेरोम ब्रूनर की? तो अगली अवस्था है जेरोम ब्रूनर की प्रतीकात्मक अवस्था। कौन सी है? प्रतीकात्मक अवस्था। और हम इसे क्या कहते हैं?
और हम इसे कहते हैं चिन्ह आधारित अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं हम इसे? चिन्ह आधारित अवस्था हम इसे कहते हैं। और चिन्ह आधारित अवस्था के साथ साथ हम इसे कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं दोस्तों, सिंबॉलिक स्टेज। और ये जो अवस्था होती है वो 7 से लेकर कब से कब तक होती है? 15 या 16 वर्ष तक। और पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो अवस्था होती है वो जीन पियाजे की अंतिम 2 अवस्थाएं कौन कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और दूसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और दूसरी कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं के आधार पर क्या है, इसने ये अवस्था बताई। इन दोनों का मिश्रण करके इसने एक ही अवस्था बना दी और 3 अवस्थाओं के अंदर अपना सिद्धांत जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इस अवस्था के अंदर क्या होता है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था में बालक जो है वो प्रत्यक्षीकृत व क्रियात्मक रूप से बौद्धिक तरीके से अमूर्त चिंतन करता है। किसके तरीके से? सबसे पहले प्रत्यक्षीकृत, प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर और क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से बालक क्या कर रहा है? इस अवस्था में अमूर्त चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? अमूर्त चिंतन इस अवस्था के अंतर्गत करने लगेगा। ठीक है ना? अमूर्त चिंतन इस अवस्था के अंतर्गत करने लगता है। ठीक है ना? और इस अवस्था के अंदर हमें यह भी याद रखना है कि इस अवस्था में बालक संपूर्ण प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। सभी तरीके के संप्रत्यय जो है वो इस अवस्था के अंदर उसके बालक में, मस्तिष्क में ग्रहण करने की क्षमता, संप्रत्यय ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। किस अवस्था के अंतर्गत? जेरोम ब्रूनर की अंतिम अवस्था के अंतर्गत, जिसे हम प्रतीकात्मक अवस्था कहते हैं। और जो महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, हैशटैग इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, वह कौन सी लाइन याद रखनी है? वह याद रखनी है इस प्रकार प्रतीक अधिगम चिंतन के उच्चतम स्तर पर होता है। क्या होता है? प्रतीक अधिगम जो होता है ना, इस अवस्था में प्रतीक अधिगम, अधिगम चिंतन के उच्चतम स्तर पर होता है। चिंतन के उच्चतम स्तर पर होता है। चिंतन के उच्चतम स्तर पर होता है। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि चिंतन जो होगा वो उच्चतम स्तर पर होगा। तो देखिए सबसे पहली अवस्था में शारीरिक क्रिया, दूसरे में क्या किया इसने? केवल क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से मूर्त चिंतन किया। क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से मूर्त चिंतन किया था दूसरी अवस्था में। परंतु इस अवस्था में चिंतन जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होगा, उच्चतम स्तर पर होगा। मतलब इस अवस्था में बालक जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा। ये बात हमने यहाँ पढ़ ली। ठीक है ना? ये बात हमने यहाँ पढ़ ली। इसमें बालक संकेतों के माध्यम से सीखता है, संकेतों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से। क्या करता है? इस अवस्था में बालक जो वो संकेतों के माध्यम से सीखने लगेगा। सिंबल्स का महत्व होगा इस अवस्था में, इशारों का महत्व होगा। इशारों में क्या करेगा? बातें करेगा इस अवस्था में। अब इशारे ही क्या होंगे? सब कुछ होंगे। इशारों में ही क्या होगी? बातें होंगी। इशारों में ही वो सीखना प्रारंभ इस अवस्था के अंतर्गत करेगा। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली, प्रत्यक्षीकरण और क्रियात्मक व बौद्धिक रूप से क्या करेगा? अमूर्त चिंतन इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। और संप्रत्यय ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक हो जाती है इस अवस्था में। और साथ साथ आपको प्रतीक अधिगम में चिंतन जो होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है। तार्किक चिंतन भी होगा, अमूर्त चिंतन भी इस अवस्था के अंतर्गत होता है। इनमें यहां इसने अमूर्त चिंतन बताया और अंतिम अवस्था के अंदर इसने बताया उच्चतम स्तर बताया था चिंतन का। परंतु इन दोनों का मिश्रण करते हुए इन दोनों बातों को इसमें एक में ही सम्मिलित कर दिया। इसने कह दिया कि 7 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के अंदर बालक जो है वो इतनी सारी क्रियाएं करने लग जाता है। इन दोनों अवस्थाओं को जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? फर्क सिर्फ इतना सा है। 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो 3 अवस्थाओं में बांटा।
और जीएम जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा। इसने किसको माना महत्वपूर्ण? इसने शिक्षा व संस्कृति को महत्वपूर्ण माना और इसने वातावरण को महत्वपूर्ण माना। बस मानव के विकास को इतना आप याद रख लेना। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है दोनों का सिद्धांत एक ही जैसा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा और उसके तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया। समझ में आया होगा? कमेंट करके जरूर बताया करो कि समझ में आया क्या। कहीं कोई आपको डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट में लिखकर बता सकते हो, जिसको मैं क्लियर अगली क्लास में कर दूं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, क्लास भी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।